जैसे ही महिला हत्या करने की तैयारी कर रही थी, साथी ने अचानक चिल्लाया कि हत्यारा है। अगले ही सेकंड में शाओ मई ने चुपके से क्यूई राज्य के राजा का गला घोंट दिया और उनका ये कदम सिर्फ क्यूंग को फंसाने के लिए था, ताकि वे क्यूंग और छू देशों के बीच युद्ध भड़का सकें। और ये पहली बार नहीं था जब शाओमी और उनके साथी ऐसा कर रहे थे। दोनों देशों के बीच वास्तव में पहले से ही अनबन थी। विवाद को भड़काने के लिए एक रहस्यमय संगठन ने विशेष रूप से आत्मघाती योद्धाओं को दोनों देशों की कवच पहनाकर सीमा के बीच आत्महत्या करने के लिए भेजा। निश्चित रूप से पूरे छू राज्य में गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने कसम खाई कि वे सेना में से अच्छी राज्य को समाप्त कर देंगे। 关键时刻，忠臣大海战捞出来，他看出此事别有蹊跷，担心鹬蚌相争，渔翁得利，便提出两国进行联姻，以免政断继续加剧。 लेकिन यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जब दहाई एक प्रस्तावक के रूप में कई देश में विवाह की बातचीत के लिए गया तो उसे बड़ी संख्या में हथियारों ने हमला कर दिया और दहाई को खुद शाओ मई ने सीधे उत्तर पश्चिम भेज दिया। यहाँ तक आते आते मैं सोचने लगा, अगर दहाई के पास एक गाड़ी होती तो वह निश्चित रूप से पहले ही गंतव्य पर पहुंच जाता और हमले का कोई डर नहीं होता। जब बात गाड़ी की आती है, हत्यारे संगठन का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, वह है युद्ध भड़काना। जब आधुनिक मोहे का नेता शाओ शुआई को यह पता चला तो उन्होंने जीवों को नुकसान से बचाने के लिए हत्या की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इसे युद्ध शुरू करने के इच्छुक छू के राजा के पास कोई बहाना नहीं बचा। इस शांत समय का उपयोग करते हुए छोटे शुआई ने मोर्जिया की खुफिया नेटवर्क के माध्यम से रहस्यमय संगठन के लोगों को ढूंढ निकाला, लेकिन दूसरी ओर भी बहुत सतर्क थे। कुछ ही समय में छोटे शुआई और उनके लोग उनका पीछा खो बैठे। अच्छा हुआ कि उनके ठहरने के स्थान पर प्राचीन यान जाति का निशान मिला। जब आदमी को सब कुछ समझ में आ गया तो उसने ची गोजुनचेन के सामने वो शांग यंजू के वंशज की पहचान उजागर कर दी। जब दूसरी तरफ के व्यक्ति ने देखा कि बात खुल गई है तो उसने भी अपनी पहचान स्वीकार कर ली और मौके का फायदा उठाकर चीवांग पर हमला करने की कोशिश की। अगले ही पल शाओ शुआई की शिष्या बहन चुई हुआ ने एक तलवार से उसे पश्चिम उत्तर भेज दिया। जब यंजू ने देखा कि यह योजना विफल हो गई है तो उन्होंने अपने अनुयायियों को भेजकर चीवांग को मार डाला, जिससे दोनों देशों के बीच का तनाव पूरी तरह से समाप्त हो गया। युद्ध को रोकने के लिए छोटे शुआई को गुईगुजी द्वारा छोड़े गए क्रीमेन जिग्वानजू को ढूंढना होगा। अंततः बहुत कठिनाइयों के बाद जब वे मकबरे में पहुंचे तो पाया कि ये पूरी तरह से खाली है। जब सभी लोग हैरान थे तब पूर्व मोमेन के बड़े भाई क्यूंगो छू राज्य की सेना के साथ प्राचीन मकबरे में घुस आए और अपने पूर्वजों का लाया हुआ कंपास निकाला। उसकी एक अजीब हरकत के बाद प्राचीन मकबरा तुरंत जोर से हिलने लगा और फिर 4 विशाल मूर्तियां अचानक मकबरे में प्रकट हो गईं। तुरंत ही मजबूत भाई गर्व से भर गया। जाहिर है यह वास्तव में गुईगुजी का शक्तिशाली हथियार था। तभी छोटे साहब ने अचानक अपनी शिष्या चुई हुआ की असली पहचान का खुलासा किया कि वह वास्तव में यन जाति की युवराज कुमारी है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वास्तव में कियांगी चू राज्य का निर्वासित राजकुमार है। और जब उसने यन जाति की योजना के बारे में सुना तो उसने योजना के अनुसार काम किया। ची राजा और शाओमी दोनों को कियांगी ने ही मारा था। ये सुनकर चुई हुआ तुरंत भड़क गई, लेकिन अगले ही पल उसे तुरंत ही कत्ल कर दिया गया। दुश्मन के तीरों की बारिश का सामना करते हुए छोटे साहब को राजकुमारी के साथ भागना पड़ा, लेकिन उनकी मदद मांगने से पहले ही मजबूत भाई ने छू के सिंहासन पर कब्जा कर लिया और तुरंत ही कई देश पर हमला शुरू कर दिया। वो परिवार के लोग विरोधी को रोकने के लिए पहले राजा को पकड़ने का निर्णय लेते हैं। वे पहले आग के हमले का सहारा लेकर बड़ी सेना का ध्यान आकर्षित करते हैं, फिर छोटे श्वाइनु पाओ चाओ कोंग करते हैं और एक ही झटके में चांगे को उत्तर पश्चिम भेज देते हैं। शक्तिशाली पुतला तुरंत गिर जाता है और एक संकट आखिरकार समाप्त होता है। यही फिल्म की पूरी कहानी है।